आदाब नाजरीन, मन की बात पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज वजीर आजम ने मन की बात के जरिए आवाम तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। मन की बात को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मन की बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम तक अपनी बात पहुंचाने का अनोखा तरीका निकाला। मन की बात में वजीर आजम ने कभी मुल्क की तहजीब और सकाफत की बात की तो कभी मुल्क के बदलते माहौल की, कभी किसानों के मसाइल उठाए तो कभी दूर दराज इलाकों में रहने वाली 70% आबादी को मुखातिब किया। वजीर आजम मन की बात से कभी खिलाड़ियों में हौसला बढ़ाते नजर आए तो कभी सरहदों पर मौजूद जवानों की पीठ थपथपाते दिखे। मन की बात में वजीर आजम ने जहां अपने ही वुज़रा की क्लास ली तो कभी विजारत की कारकर्दगी पर सवाल भी उठाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के आवाम के मसाइल का जिक्र किया। मुल्क के मुस्तकबिल यानी तलबा को मेहनत और लगन का दर्स दिया तो बेरोजगार नौजवानों की हौसला अफजाई भी की, तो कभी बैरून ममालिक में अपने अहलो अयाल से दूर रह रहे लोगों के दर्द को भी बांटा। मन की बात में वजीर आजम ने हमेशा सबका साथ सबके विकास का नारा खूब उठाया, लेकिन इन सब के बीच वजीर आजम की मन की बात पर उंगलियां भी उठी। गौकुशी के खिलाफ मुल्क में बिगड़े हालात, गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर वजीर आजम की खामोशी पर सवाल उठाए गए। पठानकोट और अब उड़ी हमले पर वजीर आजम की खामोशी और एक्शन न लेने वाले रवैये पर भी मुल्क के अवाम में नाराजगी दिखी। लोगों ने यहां तक कह डाला कि वजीर आजम साहब, अब मन की बात बहुत हुई, अब एक्शन की जरूरत है। तो मन की बात को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे और इस पर कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वजीर आजम के पैगाम यानी कि मन की बात ने 2 साल का सफर मुकम्मल कर लिया है। उस पर सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देख लेते हैं। और हम देशवासी, हर नागरिक इस देशभक्ति के जज्बे के साथ हम भी कोई न कोई रचनात्मक योगदान दें तो देश अवश्य नई ऊंचाइयों को पार करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की शुरुआत उड़ी हमले में शहीद हुए फौज के जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए की। मन की बात में वजीर आजम ने कहा, उड़ी में हुए हमले से शहीदों के अहले खाना को ही नहीं, मुल्क को भी नुकसान हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि इस हमले के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। ये क्षति पूरे राष्ट्र की है और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। मन की बात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मौजूदा हालात का जिक्र किया। वजीर आजम ने कश्मीरियों से हालात को मामूल पर लाने में ताउन की अपील की। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फौज से भी कश्मीरियों के हक में काम करने की अपील की। वजीर आजम ने कहा कि कश्मीर के अवाम अमन चाहते हैं। कश्मीर के नागरिक देश विरोधी ताकतों को भली भांति समझने लगे हैं और जैसे जैसे सच्चाई समझने लगे हैं वे ऐसे तत्वों से अपने आप को अलग करके शांति के मार्ग पर चल पड़े हैं। हर माँ बाप की इच्छा है कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज पूरी तरह काम करे। किसानों को भी लग रहा है कि उनकी जो फल वगैरह तैयार हुए हैं वो हिंदुस्तान भर के मार्केट में पहुंचे। कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा ये शासन की जिम्मेवारी होती है। कानून और व्यवस्था बनाने के लिए शासन को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। मैं सुरक्षा बलों को भी कहूंगा कि हमारे पास जो सामर्थ्य है, शक्ति है, कानून है, नियम है, उनका उपयोग कानून और व्यवस्था के लिए है। कश्मीर के सामान्य नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी देने के लिए है और उसका हम भली भांति पालन करेंगे। मन की बात में वजीर आजम ने रियो पैरालंपिक में तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने पैरालंपिक के लिए मुस्तकबिल में मंसूबाबंदी करने की भी यकीन दहानी कराई। देश के हर व्यक्ति को पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ है।
शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरा ओलंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है। और मैं हमारी एक विजेता बहन दीपा मलिक की इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब उसने मेडल प्राप्त किया तो उसने ये कहा कि इस मेडल से मैंने विकलांगता को ही पराजित कर दिया है। आपको बता दें कि मन की बात के जरिए वजीर-ए-आजम का ये 24वां खिताब था और इस हफ्ते 2 साल मुकम्मल हुए। वजीर-ए-आजम ने इस दौरान सामीन का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए शहजाद पूनावाला कांग्रेस लीडर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आनंद साहू जी बीजेपी लीडर हैं, अभी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल उत्कर्ष राठौर जी दिफाई उमूर के माहिर हैं, यानी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आनंद साहू जी आपके पास आना चाहेंगे कि मन की बात को 2 साल मुकम्मल हो गए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 24 एपिसोड मुकम्मल कर लिए हैं। क्या कुछ, कैसे बीजेपी देखती है इस मन की बात को? देखिए अब्बू साहब, निश्चित रूप से पहली बार ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन जन की भावनाओं को सीधे तौर पर लोगों से शेयर करते हैं। जो उनके मन में भी बहुत सारी जो विषय आते हैं, चाहे वो सैनिकों की हत्या के विषय रही हो, चाहे वो जो पैरा ओलंपिक से जो विजेता रहे हैं, वो जिस प्रकार से, जिस खेल भावना से लोगों ने देश का नाम रोशन किया, चाहे वो स्वच्छ भारत की विषय हो, चाहे और बहुत सारे जो शिक्षा से जुड़े विषय हो, कोई सुझाव हो, इन सभी विषयों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से रूबरू होते हैं, चाहे वो किसानों का विषय हो, बहुत बार ऐसी विषय भी लेते हैं जो जनता के माध्यम से कोई सुझाव आ जाते हैं, अच्छी बात आ जाते हैं, या कोई कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे वो उजाला वाली योजना हो जिसमें करोड़ों लोगों ने गिव अप किया और उससे हजारों हजार करोड़ जिनके पास चूल्हे नहीं थे, गैस नहीं थे, ऐसे लोगों के घर पर चूल्हे और गैस पहुंचाने की जो एक योजना, सफल योजना चल रही है, इन सभी विषयों पर लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात यानी करते हैं। आनंद साहू जी मुख्तसर में कितना कामयाब मानते हैं पीएम के मन की बात को आप? सीधे संपर्क करने का ये एक अच्छा उनका जो तरीका है। बिल्कुल जी, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक। पहले देखिए, कुछ समय पहले आप देखेंगे कि रेडियो के बारे में, उसके महत्व के बारे में लोग बिल्कुल अनभिज्ञ से हो रहे थे। जब से टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर और ये तमाम सोशल मीडिया आई है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से ये मन की बात करने लगे हैं रेडियो में, तो रेडियो के माध्यम से करोड़ों किसान, गरीब गांव, जहां तक टीवी अभी नहीं पहुंची है, फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट नहीं पहुंचे हैं, वहां तक सीधे संवाद करते हैं। ये निश्चित रूप से देश के लिए बहुत एक सुखद शुरुआत है। ठीक है साहू जी, वही मेरा सवाल था कि बिल्कुल जी अब्बू साहब बताइए, कितना कामयाब मानते हैं मन की बात को? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है, क्योंकि आप अगर, जैसे आप एक एंकर हैं जी अबू साहब, अगर आज आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई भी विषय, खुले दिल से अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी तक जाना चाहिए और वो मन की बात में आना चाहिए, तो आप भी कह सकते हैं। आप भी कोई जाहिर सी बात है कि अपना सुझाव दे सकते हैं, छोटी सी कोई लेख लिख कर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस कैसे देखती है? शहजाद पूनावाला के पास चलते हैं। शहजाद पूनावाला, 2 साल मुकम्मल हो गए मन की बात को, 24 एपिसोड वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल कर लिए हैं। एज अ अपोजिशन कांग्रेस कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं? मैं पहले तो दरख्वास्त करूंगा कि आनंद साहू साहब बीच में ना बोले, उनकी बुरी आदत है, वो दूसरों के बीच में टोकते हैं हमेशा, तो मैं उनको नसीहत दूंगा कि वो टोके नहीं मुझे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, मैं एंकर बनने आप पर पहले ही आप अगर किसी को इस तरह से
कहेंगे। अबू हरेरा कोई साहब बोलेगा देखिए, मेरी बात सच साबित हो रही है। अबू हरेरा, मैं ऐसे डिबेट में नहीं बैठ सकता जहां पे मेरी आवाज को दबाया नहीं जाए। नहीं, ठीक है साहू जी सुन लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ही मौका दिया, आपने अपनी पूरी बात रखी है। शहजाद पूनावाला को सुन लेते हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा रिएक्शन का। जी शहजाद पूनावाला। जी, मैंने किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार से वो आते ही मेरे ऊपर बोलने लग गए। अबू हरेरा साहब, आप डिबेट करवा लीजिए, उनकी मन की बात करवा लीजिए, हमें नहीं बैठना। साहू जी, शहजाद पूनावाला तो शायद कांग्रेस का भी कुछ उत्थान होगा। साहू जी सुन लीजिए, साहू जी अबू सुन हरेरा लीजिए, साहब, मैंने आपको जो बताया वो सच साबित हो रहा है। साहू जी सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। देखिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इस अपना बात बोलिए ना। वाई यू आर ठीक है। फिगरिंग ऑन अबू हरेरा साहब, ठीक है, इनका माइक आप नीचे देखिए करेंगे। शहजाद पूनावाला और साहू जी, दो ही गेस्ट नहीं और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, इस तरह से करेंगे फिर टाइम बर्बाद होगा। साहू जी ठीक है, शहजाद पूनावाला अपनी बात रख लीजिए। मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि वो इस देश को एक कार्यक्रम में बदल चुके हैं और उसमें जो 24 उन्होंने एपिसोड किए हैं मन की बात के, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनको। पर ये देश मन की बात से नहीं, काम की बात से चलती है। तो मुझे बताइए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी रेडियो पे बैठे बैठे किसानों के बारे में बात करते हैं, विदेश तक चले जाते हैं, आज तक कितने किसानों से मिले, बुंदेलखंड कितनी बार गए, जबकि 40% इजाफा हुआ है किसान आत्महत्याओं में। 900 सीज फायर वायलेशन कराने के बाद और पाकिस्तान बिन बुलाए बिन बताए चले जाने के बाद, पठानकोट और उरी अटैक मिलने के बाद 10 सिर लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक कितने सिर लाए हैं वो भी हमें बता दे। सिर्फ मन की बात में कहना कि जवानों के बारे में, और जवानों के बारे में फिर जब आप जनता में जाते हो तो ये कहना कि व्यापारी ज्यादा जोखिम उठाता है, ये कैसी मन की बात है। वहां पे अलग, यहां पे अलग। तीसरी बात आप कर रहे हैं स्वच्छ भारत और बाकी तमाम प्रोग्राम्स के, तो मैं ये कहूंगा मोदी जी अब रेडियो के स्टूडियो से भी बाहर आए, विदेश दौरे से भी बाहर वापस लौटे, और जो कदम आपको इख्तियार करने थे, 2.5 साल निपट गए आपकी मन की बात में, अब तक देश की जन की बात, काम की बात नहीं हुई है। तो कृपया करके आप अपना जो बाकी का समय है इसमें लगाए, ताकि बार बार पाकिस्तान आपको पठानकोट ना दे, उरी ना दे, और नवाज शरीफ की शादी में शामिल होने की जो रिटर्न गिफ्ट है वो ऐसे तरीके से ना दे, ताकि किसान जो है उसके हाथ में 50% वो एमएसपी का भाव आए जो आपने चुनाव से पहले कहा था, ताकि यहां पे जो 2.5 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया था, यानी शहजाद पूनावाला आदमी को मिले। ठीक है, ये सारी चीजें आप पूरी कीजिए। ठीक है, यानी शहजाद पूनावाला आपकी नजर में और कांग्रेस की नजर में मन की बात अपने मकसद में नाकाम है, फेल है। मन की बात अपने मकसद में बिल्कुल फेल नहीं है, बिल्कुल पास है। पर वो मकसद ये था कि देश को भ्रमित किया जाए, देश का ध्यान भटकाया जाए, असली मुद्दों से हटाकर देश को एक ड्रामा, एक शो दिया जाए। देश को शो नहीं, देश को रियलिटी चाहिए। तो रियलिटी शो करे मोदी जी, ये रेडियो शो ना करे। ठीक है साहू जी, आपका इस पर रिएक्शन। चलिए अब बोल लीजिए साहू जी। जी, मैं देखिए सबसे पहले मैं शुरू से यही कह रहा हूं, कांग्रेस की जो नकारात्मक सोच है, जिसका नतीजा आज 44 सीटों तक आ गए हैं लोग, और हमने इनके बारे में कभी अभी भी टीवी डिबेट में हम इनको बोलते ही नहीं, ना बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव है वो रहेगा ही। उनके अंदर विकास की कोई भावना नहीं थी, उनके अंदर भ्रष्टाचार का एक आडंबर था, पूरा विश्व में रिकॉर्ड बना दिया इन लोगों ने, और पूरा दुनिया को मालूम है कांग्रेस ने 50 साल में क्या दिया है। इन लोगों ने जो जो अच्छी योजनाएं थी अटल जी की, केवल अटल जी का नाम हाईलाइट ना हो जाए, चाहे नदी को जोड़ने वाले विषय हो, चाहे और बहुत सारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इन लोगों ने उसको ज्यादातर दबाने का काम किया। आज भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड है एक भी इनके पास नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते। ठीक है साहू जी, आज मन की बात में वज़ीर आज़म मोदी ने उड़ी हमले का बहुत जिक्र किया, और जो जवान जो शहीद हुए हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया आज की मन की बात में। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल उत्कर्ष राठौर साहब भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। एक तरफ मन की बात की अगर आज की खास तौर से कर्नल साहब हम बात करें तो वज़ीर आज़म मोदी ने दुख जाहिर किया जिस तरह से उड़ी का हमला हुआ, मुल्क के कीमती 18 जवानों की शहादत हुई, जान गंवानी पड़ी। सवाल ये उठता है कि मन की बात में तो वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक्शन में नहीं है वज़ीर आज़म। कैसे देखते हैं कर्नल साहब? देखिए,
अबू जी, दो बातें कहूंगा। एक तो मन की बात बड़ा पावरफुल टूल है, कम्युनिकेशन टूल है। पीछे के भी प्रधानमंत्रियों के पास ऑल इंडिया रेडियो था, दूरदर्शन था। कभी कभार उनकी जो बातचीत सुनाई देती थी 26 जनवरी की पूर्व संध्या को, इसके अलावा वो कभी नहीं बात करते थे, तो वो उनकी गलती थी। मोदी जी ने इस कम्युनिकेशन टूल को पहचाना और वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं। उन्होंने इसमें इंटरएक्टिव बनाया, सबको वो बोलते हैं कि आप विचार दीजिए और जो इनके विचार वो शामिल भी करते हैं। तो अगर कोई जनता तक पहुंच रहा है तो अच्छी बात है, ये तो उनका स्किल है। अभी बात ये है कि उड़ी के हमलों पे जो बात हो रही है कि कम बोला नहीं बोला, इसको दो चीजों से जोड़ के देखिए। जो कल ही इन्होंने कोझीकोड में प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, 24 घंटे भी नहीं हुए उस बात को, तो उसको और इन दोनों को जोड़ के देखने से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम उड़ी के हमलों को नहीं भूलेंगे, अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि सेना किस तरीके बदला लेगी जानती है, तो इससे पहले भी कहा गया है कि समय और जगह हम चुनेंगे। तो इससे ज्यादा वॉर मशीन को क्रैंक करने की आवश्यकता नहीं है। उन 125 करोड़ हिंदुस्तानी गवाह हैं कि मोदी जी ने ये बोला है। अगर ये निकट भविष्य में अगर ये चीज नहीं होती है तो फिर वो कसूरवार होंगे, यानी एक्शन में अगर नजर नहीं आते। आज की तारीख में वो कटिबद्ध हैं। उन्होंने वादा किया है कि उड़ी की शहादत नहीं भूली जाएगी और पाकिस्तान को समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा, पीरियड। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कर्नल साहब, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने एक तरफ तो उसने गलत कदम उठाया ही, उसने हमला किया, 18 जवानों की शहादत हो गई और कई जख्मी हो गए। उसके ऊपर एक तो चोरी और उस पर से सीना जोरी की अगर बात कर लें, अब वो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल फोरम पर इस पूरे मसले को ले जाना चाहता है पाकिस्तान। और अगर हिंदुस्तान के एक्शन की बात कर लें तो एक तरह से सिफर ही है, सिर्फ बयान ही आ रहे हैं उड़ी हमले के बाद। जी, बयान नहीं आ रहे हैं। आप थोड़ा को स्थिति को समझने की कोशिश करें। उड़ी के हमले के बाद जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में नवाज शरीफ साहब का बयान हुआ जी, अगर उसके साथ में हम भी कोई एक्शन करके गए होते तो हम देखे जाते कि दो बेलिग्रेंट नेशंस आकर के टेबल पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठे हैं। अभी पूरा विश्व हमको देखता है कि ये विक्टिम ऑफ टेरर है और पाकिस्तान इज परपीट्रेटर ऑफ टेरर। पाकिस्तान एक टेरर एक्सपोर्टिंग नेशन है, जिसके बारे में कल उन्होंने कोझीकोड में भी कहा। आज अभी कल सुषमा जी का भी बयान होना बाकी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जी। तो अगर एज ए नेशन देश के तौर पर हम बड़ी ताकत हैं, अगर हम 1-2 महीना सब्र से बैठ के और पूरी तैयारी से पाकिस्तान को हिट करें तो कोई इसमें बुराई नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब कह दिया है, सेना ने भी कह दिया है कि समय और जगह हम नियुक्त तय करेंगे लेकिन जवाब देंगे जी। तो इसको अब बयानबाजी के एजेंडे से हटा लिया जाए। अबू साहब, अगर साल 6 महीने में नहीं देते तब इनसे पूछा जाए। बिल्कुल, यानी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जवाब किस तरह से देखते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा है बार बार कि जगह और वक्त हम तय करेंगे, अब देखना दिलचस्प होगा। शहजाद पूनावाला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अबू साहब, जब वजीर आजम पाकिस्तान चले गए बिन बुलाए बिन बताए, उससे पहले उधमपुर और गुरदासपुर हुआ था, फिर भी वो चले गए। 26/11 पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, फिर भी चले गए। वहां पे चाय पे चर्चा के बाद पठानकोट हुआ। पठानकोट के बाद हमें यह बताया गया कि हम लोग कुछ भी हो जाए अगला अटैक नहीं होगा और अब जवाब दिया जाएगा। पठानकोट के बाद मोदी जी का बर्थडे जब आता है तो उनको उरी अटैक दिया गया और उस बीच में सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह को पाकिस्तान बातचीत के लिए भेजा गया। उस बीच में बहुत सारी और चीजें हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 6 महीने पहले भी ये बातें की गई थी। और वजीर आजम बनने से पहले क्या कहते थे? जब दूसरी सरकार थी तब तो कहते थे डाल दो कराची में बॉम्ब फेंक दो, तब बोलते थे कि 10 सिर ले आओ, तब बोलते थे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की जबान में जवाब देंगे हम लोग। तो वो बड़ी बड़ी बातें जब आप विपक्ष में थे करते थे, वो सरकार में आके आप समझ गए नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, जब हमारे सौरभ कालिया साहब
जो हमारे शहीद थे उनके साथ कुछ हुआ था, जैसे उनका गर्दन, उनके गला काट के उनको मार दिया गया था, तब भी हमारी सेना ने वहां पे जवाब दिया था। ये हमारे आर्मी के जवानों ने कहा है। ठीक तो है, ये कोई नई बात नहीं है कि आर्मी के लोग जो है वो जवाब, ठीक है साहू जी इस पर जवाब दे दीजिए, कहनी करनी में फर्क है क्या? साहब मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है साहू जी। हुआ और पठानकोट में जो हुआ तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की कौन सी भाषा में समझाना चाहूंगा, हमारे ये बताएं। ये इधर उधर की बात ठीक है शहजाद साहू जी जवाब दे रहे हैं, तरीके से शहजाद साहू जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी साहू जी। सजाद पूनेवाला जी का जो गुस्सा है वो मैं समझता हूँ। उनका एक ही गुस्सा है कि वो 60 साल में इतने बुरी तरह से देश से कांग्रेस मुक्त कभी नहीं हुआ था। अब ये प्राइम मिनिस्टर एक चाय वाला इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, वो सबसे बड़ा दुख है कांग्रेस को। और दूसरा सबसे बड़ा कि पाकिस्तान के धरती में जा करके उनका छाती में चढ़ के बात करने वाला अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो नरेंद्र मोदी है। पहले 50-60 साल में किसने जाकर के ऐसी बात किया? बिन बुलाए मेहमान बोल रहे हैं। अरे उसकी धरती में, आतंकवादियों की धरती में जाके उसको बता दिया, ए पाकिस्तान, मैं कभी भी जब चाहूंगा जहां चाहूंगा आ सकता हूं और तुमसे आंख से आंख मिला के बात कर सकता हूं। तुम सुधर जाओ वरना तेरी औकात, तेरी हैसियत, ये महासागर है चारों तरफ, उसमें ले जाकर डुबा के बता देंगे। जिस तरह से अमेरिका ने उसको ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा, जी शहजाद, तेरी धरती में घुस के तेरे सब आतंकवादियों को ठिकाने लगाएंगे और समुद्र में ले जाके दफन करेंगे। ये बताया, ये सब और दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी जी के साथ हाथ मिलाया। ये दिखाई नहीं देता है कांग्रेस पागल हो गई है क्या? इनको होश नहीं आता है? चलिए जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पर भी जाना है। रहते हैं या कहीं विदेश में सो रहे हैं? ये क्या हो रहा है इनको? अरे केवल दुनिया में एक चाइना, एक ईरान, एक बोलो कि मन की बात बंद सारा विश्व पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है, भारत के साथ लगातार बोलते रहेंगे। ठीक है साहू जी, ठीक है, शर्म करिए कांग्रेस के मित्रों। ठीक है शहजाद पूनावाला। अरे मैं बोलूंगा अबू हरैरा साहब जी, रहे हैं अभी ये जो बातें साहू जी कह रहे हैं, साहू जी 1 मिनट रुक जाइए, बुलेट ट्रेन नहीं चला रहे आप ये बताइए कि ये बातें नवाज शरीफ के यहाँ जब गए थे तब मोदी जी ने बातें आपने कही थी, मोदी जी ने। ये अबू हरैरा साहब आपको जानकारी है क्योंकि जो मेरे पास मोदी जी के ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई नवाज शरीफ जी की माता के पैर छूकर, मैंने उनको साड़ी शॉल दी है, उनके तरफ से भी आशीर्वाद मिला है, बेटी की शादी है, हम लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये बातचीत करके वो कराची गए थे और रायविंड में गए थे। तो उसके अलावा ये सब छाती पे चढ़ने की बात, ओसामा बिन लादेन को मारा वैसे मारेंगे बात ये की थी तो मोदी जी उसको तुरंत ट्वीट कर दे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मन की बात में तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा मन की बात की है और आवाम की बात की, और आज भी कोझिकोड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बात की है और उसमें मुसलमानों का भी, खासतौर से जो माइनॉरिटीज हैं और खासकर मुसलमानों का जिक्र भी किया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोदी के आज के, वजीर आजम के आज के बयान का भी हम जिक्र करेंगे आगे इस ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात को 2 साल मुकम्मल हो गए, यानी कि 24 एपिसोड वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात ने मुकम्मल कर लिए हैं। इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद साहू जी बीजेपी लीडर हैं, शहजाद पूनावाला कांग्रेस लीडर हैं, और इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष जी जुड़े हुए हैं। कर्नल उत्कर्ष जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे कि उड़ी का इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के चाल चलन में न पहले सुधार आया था और न अभी सुधार आया। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से वजीर आजम का मैसेज भी बड़ा मैसेज गया है। अगर देखा जाए कर्नल उत्कर्ष जी, एक तरफ रशिया के साथ यानी रूस के साथ पाकिस्तान संयुक्त अभ्यास कर रहा है, चीन भी पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है, और जो स्टैंड अमेरिका का है वो भी साफ नहीं है। मौजूदा हालात को कैसे देखते हैं? तो लग रहा है उत्कर्ष जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर नहीं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। साहू जी, आपके पास ही आना चाहेंगे कि मन की बात ने 2 साल तो मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन ये वक्त हर तरफ से अगर मुल्क के पूरे मुल्क के आवाम की बात कर लें तो आवाम का भी कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं मन की बात पर, और आवाम का कहना है कि भाई ये वक्त मन की बात का नहीं, ये एक्शन का वक्त है। साहू जी। जी अबू साहब, देखिए सबसे बड़ी बात होती है
कि 125 करोड़ देशवासियों का तरक्की, उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनका उन्नति, उनका शांति, उनकी प्रगति और ये तमाम चीजों के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और हर प्रकार से उनको आगे ले जा करके विश्व के सबसे अग्रणी स्थान पर ले जाकर पहुंचाने का एक लक्ष्य है। बिल्कुल। अब यहाँ एक छोटा सा राष्ट्र है जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ पूरे मुल्क की आबादी है और हमारे कंट्री का आबादी 125 करोड़ है। अब यहाँ इस छोटे से कंट्री जिसके प्रधानमंत्री आतंकवादियों का लिखा हुआ भाषण यूएन काउंसिल में जाकर के वहां भाषण पढ़ते हैं। अब वो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन ने देख लिया है। लेकिन साहू जी, सवाल ये उठता है कि अगर मुल्क में इस तरह का माहौल रहा, अगर इस तरह का माहौल रहा, इस तरह से बार बार सीज फायर होता रहा, उल्लंघन होता रहा, इस तरह के हमले होते रहे, पठानकोट, उड़ी और पुंछ, इस तरह के हमले होते रहे, तो मुल्क में फिर तरक्की की बात कैसे होगी? जी नहीं, देखिए दो बातें हैं। जब हमले होते थे और हो रहे हैं तो उसके माकूल जवाब भी दे रहे हैं। आप देखिए अलगाववादी और आंतरिक लोग जो जुड़े हुए हैं, आज पाकिस्तान से जितना हमें कष्ट होता है उतना कुछ 2-4 जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो भी बैठ के उनका जो हमारा नमक खा के उनका जो गुणगान करते हैं, उन लोगों से भी हमें कष्ट है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हैंडल किया है इन सभी विषयों को लेकर के हैंडल किया, लगातार चाहे उरी की हमला के बाद एक सर्जिकल ऑपरेशन जिस तरह से चला और आतंकवादियों को मार गिराया, जितने मरे उससे ज्यादा लगभग हम लोग। ठीक है शहजाद, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन कर्नल उत्कर्ष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। ठीक है साहू जी, शहजाद आ रहे हैं आपके पास। कर्नल उत्कर्ष जी, सवाल यही है कि अगर एक्शन ना ही सही हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन कम से कम जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान एक्शन में नजर आया था और म्यांमार में उसने कुछ मिलिटेंटों को मार गिराया था, उस तरह की कार्रवाई तो कम से कम एक भपकी तो पाकिस्तान को देनी चाहिए थी। जी हाँ, आप सही कहते हैं कि जो म्यांमार में एक्शन हुआ था तो उसी समय पाकिस्तान का भी बयान आया था कि हमें म्यांमार ना समझें। पाकिस्तान के दिल में भी कहीं न कहीं है कि ऐसा स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन हमारे खिलाफ हो सकता है। हाँ, अभी पाकिस्तान के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि आज की उड़ी की घटना को देख करके थोड़ा धैर्य रखिए और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तब आप जरूर प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री चाहे इसके ऊपर संजीदा हो या न हो, लेकिन भारतीय सेना के लिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय सेना इसका बदला जरूर लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अबू जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अभी बात हो रही थी कि पठानकोट हुआ तो गुरदासपुर हुआ तो उससे पहले कारगिल हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ। ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी की फ्लॉ है जो कि सारी गवर्नमेंट्स ने फॉलो की है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कोई माकूल पॉलिसी नहीं रही। अच्छा। जो भी लीडर आता है सत्ता में वो सोचता है कि पाकिस्तान से एक अच्छे संबंध अपने पर्सनल रिलेशन पे बना सकता है। सही। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये 2 साल गलती की जी। ये चीज नहीं है। पाकिस्तान एक सीजन्ड टेरर स्टेट है जी। वहाँ पर सत्ता का केंद्र किसके पास है कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सही। आपको बिजनेस लाइक रिलेशन पाकिस्तान के साथ रखना चाहिए बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड डिलीवरेबल। सही। आप पाकिस्तान को रातों रात साधु संतों की जमीन नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। सही। वो चीज का गलती न करें और मौजूदा गवर्नमेंट ने 2.5 साल इसमें गंवाए हैं, ये कहने की बात है। और एक और चीज जानने वाली बात है कि मौजूदा गवर्नमेंट मौका मिले कश्मीर में बिल्कुल शहजाद आ रहे हैं क्योंकि फोन पे हैं उत्कर्ष जी। मौजूद में शांति बहाली, कश्मीर में शांति बहाली पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान से बदला लेना। बिल्कुल उत्कर्ष जी, कश्मीर वाले इशू पर भी हम आएंगे। शहजाद पूनावाला कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जी शहजाद।
तो ये जो सारी तमाम सच्चाइयां हैं वो पुरानी सरकारों के लिए भी तो सच्चाइयां थी, वास्तविकताएं थी। आज वो जो समझ में आ रहा है वो पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया। आज जैसे मोदी जी के कदम को जायज़ ठहरा रहे कि हमें देख कर करना है, सही समय पर करना है, तो ये सारी चीज़ें, सारी वास्तविकताएं तब भी थी। और यही चीज़ हम कह रहे हैं, हम तो स्वागत करते हैं मोदी जी का कि विपक्ष में जो बड़ी बड़ी डींगे मारी, बड़ी बड़ी बातें की, वो आज असलियत क्या है वो उनको समझ आ रहा है, तो अच्छी बात है। दूसरी बात, 70 दिन से कश्मीर जल रहा है। 60 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 70 दिन लगातार कश्मीर जलता रहा। आपके साहू जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, कि इंडिया में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की वकालत और अलगाववादियों की वकालत करते हैं। उनका नाम साहू साहब आपकी बीजेपी की बुआ मतलब महबूबा मुफ्ती है, जिन्होंने आपके साथ करार बनाया, एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा है कि पाकिस्तान के साथ और अलगाववादियों के साथ बातचीत करेंगे। आप अगर कहते हो पाकिस्तान दूर की बात है, उसको छोड़ दीजिए, आप अपना अलायंस पीडीपी के साथ तोड़ेंगे। उसमें लिखा गया एजेंडा ऑफ अलायंस में कि हम लोग अलगाववादियों के साथ और पाकिस्तान के साथ हर इशू पे, कश्मीर को जोड़कर कश्मीर पे भी बात करेंगे। तो एक तरफ तो आप कहते हैं पाकिस्तान से हम लोग सिर्फ आतंकवाद पे बात करेंगे, कश्मीर में आप अलायंस करते हो और बोलते हो सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो आपको मैं दावत देता हूं कि आप इतने राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त हो, तो आप ये अपनी जो अलगाववादियों की बुआ है, जिन्होंने कसीदे गाए हैं, जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद ठीक है, चलिए साहू जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है शहजाद सुनिए, साहू जी जवाब दे रहे हैं। जी साहू जी। देखिए सजाद जी, आपकी भावना का मैं कद्र करता हूं, लेकिन आपकी एक बात आपको समझना चाहिए कि यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पहली बार उन्होंने कहा कि अब कश्मीर पे बात नहीं, अब तो पीओके पे बात होगी, बलूचिस्तान पे बात होगी, अब तो सिंध पे बात होगी, गिलगित पे बात होगी, अब कश्मीर पे बात नहीं होगी, क्योंकि कश्मीर तो पहले से हमारा है, अभिन्न अंग है। तुमने जो वो पीओके जो रखा है, पाकिस्तान तो बना है आजादी के समय, हमारे भारत का वो अभिन्न हिस्सा है, वो वापस दे दो, और कब दोगे, कैसे दोगे, वो हम बताएंगे, और नहीं दोगे तो उसके भी हमारे पास रास्ते हैं। तो आप बताइए, पुणे वाला साहब, आपके भी 60 साल शासन रहे हैं देश में, कभी आपने हिम्मत क्यों नहीं जुटाई कि वो पीओके के ऊपर बात करें? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जिस प्रकार से उनको बताया कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम जो है हमारी धरती को चाइना को दोगे कॉरिडोर बनाने के लिए, हमारी जमीन को तुम दूसरे को दोगे, तुम एक भिखारी दूसरे को भिक्षा वाली जाकर के जवाब देना चाहते हो, इसका ये तुम्हारी हैसियत कहां से आ गई? ठीक है, तो ये बात बताने वाला पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, इसके ऊपर कभी उनको शाबाशी क्यों नहीं देते हैं? जी शहजाद अबू हुरैरा साहब, दिक्कत यह है कि मेरे सवाल का तो जवाब नहीं आया। बहरहाल इन्होंने मुझसे सवाल पूछा पीओके पे और चाइनीज के पास जो कश्मीर है वो भूल जाते हैं, चाइना के पास भी हमारा कश्मीर है, वो उसके ऊपर बात क्यों नहीं हुई? मैं आपको पार्लियामेंट की उस डिबेट में ले जाना चाहता हूं जिसमें नेहरू जी को खड़े होकर इनके ही लोगों ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, चाइना के पास अक्साई चीन छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला क्या अगर आपका सिर है तो मैं आपके सिर पे जो उगता हुआ क्यों बोला छोड़ दीजिए? क्योंकि वहां पे एक घास की टुकड़ी नहीं उगती, तो छोड़ दीजिए। तो नेहरू जी ने उठ के खड़े होकर बोला कि आपके गंजे सिर पर एक बाल नहीं उगता, तो मैं आपका सिर दे दूं चाइना को। हम चाइना को भी कश्मीर कभी नहीं देंगे, जो है उनके पास, ना पाकिस्तान को देंगे, वो हमारा है, हमारा रहेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल साहू जी, शहजाद पूनावाला ना कहिए, वो मुझे ये बताया कि अलायंस कब तोड़ रहे हैं। ठीक है साहू जी, शहजाद पूनावाला, मन की बात हम लोग कर रहे हैं, अब उड़ी और उसमें वो भी सब शामिल हो गया। उत्कर्ष जी के पास जाएंगे, फिर आप दोनों से हम सिर्फ मन की बात ही करेंगे। उत्कर्ष जी, जैसा कि आपने कश्मीर का भी मामला छेड़ा था कि पहले कश्मीर के जो हालात हैं, हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के हालात सुधारे, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। और यही तमाम बयानात अगर पेपर उठाकर देखें, और खासतौर से पाकिस्तान के या बाहर के अगर पेपर देख लें, तो उसमें यही आता है कि अगर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर काबू नहीं पाया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीर के हालात सामान्य होने चाहिए, जैसे बिकॉज कि उससे कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा या डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिलेगा, ये बात नहीं है। 70 दिनों से कश्मीर की सड़कों पे ये अशांति है।
ये चीज खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। और राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को पहले इसको प्राथमिकता पर एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप ही बताइए, एक सभ्य समाज में 70 दिन स्कूल बंद रहे, एक सभ्य समाज में 70 दिन तक कोई कारोबार बंद रहे, ये कोई मतलब है? तो ये चीज ज्यादा प्राथमिकता मुझे लगती है। पाकिस्तान से बदला लेना है, ले लिया जाएगा, वो प्राथमिकता नहीं है। कश्मीर की सड़कों पर शांति बहाली होनी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नागरिकों को, सही बात है कि हुकूमत की ये एक भरोसा होना चाहिए कि वो कर्फ्यू के साए में न जिए। बात है और ठीक है, बहुत ठीक है, महत्वपूर्ण विषय है, मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, कह लीजिए साहू जी, आप कह लीजिए, फिर ब्रेक पर भी जाना है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि यही हमारे देश के नौजवानों ने, जब जम्मू कश्मीर में पूरा बाढ़ आ गया था, वहां की हालत इतनी खराब कभी नहीं हुई थी जितना इस बार हुआ था। तब ये लोग अपनी प्राणों की बाजी लगा करके वहां के लोगों को इतना प्यार मोहब्बत खून से लेके सब कुछ दिया। ठीक है, लेकिन साहू जी, जो पैकेज कश्मीर वाले मांग रहे थे वो पैकेज नहीं मिला आपकी सरकार से। ये हमारे सैनिकों के ऊपर वहां के लोग, वहां के कुछ चंद लोगों को भड़का करके नेता इनके ऊपर पत्थरबाजी कराते हैं, और जब इधर से जब पैलेट गन से हमला होती है, नहीं, देखिए साहू जी, ठीक है, जवानों ने जो किया उसकी तो तारीफ हो रही है। जवानों ने बाढ़ के वक्त वहां जो किया था उसकी बहुत तारीफ हुई, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए था, सरकार ने ना वो तो पैकेज दिया, ना आज तक जो बाढ़ पीड़ित हैं आज भी वैसी परेशानी के हालात में है। साहू जी देखिए, अब इस तरफ डिबेट को नहीं ले जाएंगे, मन की बात पर आएंगे। उत्कर्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे, मन की बात पर ही हम बात करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अलावा आज दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर भी खिताब किया। उन्होंने अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों का जिक्र किया। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। करके हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का जो एक विकृत परिभाषा चल रही है, हमारे यहाँ देशभक्ति को भी कोसा जाता है, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है। ऐसे समय माइनॉरिटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या हो। मैं 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, ताकि जिन लोगों को गलतफहमी हो उनको सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें। चलिए, वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस लीडर, और आनंद साहू जी, बीजेपी लीडर हैं। शहजाद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात तो की, उधर आज कोझीकोड में जब वो बयान दे रहे थे दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश के मौके पर, माइनॉरिटीज का जिक्र किया, सेकुलरिज्म का जिक्र किया और खासतौर से मुसलमानों का जिक्र किया। सुना होगा आपने बयान, कैसे देखते हैं आप? मैं मोदी जी के बयान को बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करता हूं और बहुत खुशी होती है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी ये बयान देने के बाद और जो उनके दिल में हमदर्दी जगी है मुसलमानों के लिए, उसके बाद साध्वी ज्योति जो उनके कैबिनेट में शामिल है, जिन्होंने देश को रामजादे बनाम डैश 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 में बांट दिया था, उनको तुरंत निकालेंगे। गिरिराज सिंह जो देश के मुसलमानों को और बाकी लोगों को, पत्रकारों को, अलग अलग लोगों को कहते हैं पाकिस्तान चले जाए, उनको निकालेंगे। साध्वी ज्योति से लेकर साध्वी प्राची तक, और जो इनके साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ जो तरह तरह का जहर फैलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। पर अगर वो नहीं करते हैं तो रेडियो शो पे कुछ कहना और भाषण में कुछ कहना और असलियत में कुछ और करना, ये तो बड़ा आसान होता है। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, इसको कहते हैं दो मुंही बात। तो एक मुंह से ये बात करना और दूसरे मुंह से वो बात करना। आनंद साहू जी, एक्शन लेते हैं इन पे तो बहुत अच्छी बात। मुसलमानों को लेकर जिस तरह का बयान आया है, शहजाद पूनावाला का कहना है कि भाई दो तरफा भी ये बयान नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड साहू जी। देखिए अब्बू साहब, सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं।
जिस तरह से दीनदयाल उपाध्याय जी ने वर्षों पहले कहा था कि एकात्म मानववाद, अंतिम अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उत्थान, उसमें यही है कि हर एक समाज के लोगों को साथ ले जाना। वही बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि केवल वोट बैंक बना के रखिए कांग्रेस ने हमारे मुसलमान भाइयों को, वहां से निकलना है। सेकुलरिज्म का परिभाषा क्या है, किस तरह से आजकल चल रही है, वो पूरा देश को मालूम है। कांग्रेस ने किस तरह से डराया मुसलमानों को, कहा कि डरो, ये नहीं, साहू जी, शहजाद ने सवाल उठाया कि इसी स्टैंड पर बीजेपी अब कायम रहेगी। इस तरह से पीएम मोदी जी इसी स्टैंड पर अब रहेंगे। उसको सीबीआई लगा दें, उसके पीछे आईबी लगा दें, उसके पीछे कोई और षड्यंत्र कर दें। साहू जी जो है इनकी नेगेटिविटी जो है, उससे जब ये निकल रहे हैं मुसलमान भाई, तब ये कांग्रेस को और डर हो रहा है। अगर ये सब बीजेपी की तरफ चल जाएंगे तो हमारा तो आप उनको डरा रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। आपके गौरक्षक उनको डरा रहे हैं। ये डर है। अभी गुजरात में किसी की हत्या, दादरी में किसी की हत्या, बीजेपी के नेता झारखंड में। चलिए ठीक है, टॉपिक तो बिल्कुल ठीक है। साहू जी, शहजाद पूनावाला, साहू जी, शहजाद पूनावाला, बिल्कुल टाइम नहीं बचा और टॉपिक तो ऐसा था कि इस पर 1 घंटे हम लोग और डिबेट कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती के इस पर टाइम नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद साहू जी आपका भी, और शहजाद पूनावाला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अब जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है, देखना दिलचस्पी होगा कि इस पर अमल कितना होता है। आदाब।